मैं अरुण शर्मा आपके साथ जुड़ रहा हूँ पॉलिटी की क्लास के साथ। पॉलिटी यानी संविधान। हम इस क्लास में बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारा करंट का टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था विधायिका, संघ की विधायिका यानी संसद। और उसमें हमने राज्यसभा के बारे में कंप्लीट उसका अध्ययन कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे संसद का दूसरा सदन जो है, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? लोकसभा। लोकसभा। देखिए लोकसभा क्या है। सबसे पहले जानिए लोकसभा क्या है। भारत एक गणतंत्र और लोकतंत्र राज्य है। ध्यान समझिएगा, गणतंत्र और लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो शासन है वो जनता के हाथ में हो, और संपूर्ण जनता शासन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या रखा गया है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य का शासन चलाती है। और इसमें भी दो तरह का लोकतंत्र हो जाता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, विधि की जो निर्माण प्रक्रिया होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष में जो मेंबर हैं, जो उसने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, वही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो जब जनता को रिप्रेजेंट करना है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, तो वो प्रतिनिधि संसद के अंदर जिस सदन में बैठते हैं यानी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहा जाता है लोकसभा। उसे क्या कहते हैं? लोकसभा। क्या है? जनता क्या करती है? प्रतिनिधि चुनती है, और ये प्रतिनिधि जो हैं वो कहाँ बैठते हैं? संसद के सदन में बैठते हैं। और उसी सदन को क्या कहते हैं हम? लोकसभा। नाम से समझिए, लोकसभा, लोगों की सभा, जनता की सभा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और इसके एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते चलते हैं। सबसे पहली बात ये देखिए क्या है। जो लोकसभा है बच्चा, वो संसद का निम्न सदन है। संसद का क्या है? निम्न सदन है। लोअर हाउस बोलते हैं इसको, निम्न सदन है। बात समझ में आई? निम्न सदन का मतलब है कि उच्च सदन, और निम्न सदन का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो राज्य से हमेशा नीचे है, और राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंट करती है। तो ये निम्न सदन है। दूसरी बात ये है बच्चा कि ये लोकसभा पांच वर्ष बाद या उससे पहले विघटित हो जाती है। विघटित हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि जो लोकसभा है वो 5 वर्ष के बाद तो स्वयं विघटित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु 5 वर्ष से पहले भी ये विघटित होती है। अगर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देता है कि लोकसभा का विघटन 5 वर्ष से पूर्व कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसका विघटन 5 वर्ष से पूर्व कर देता है। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए आगे देखिए क्या होता है। आगे बच्चा ये है कि जो लोकसभा है वो क्या करती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारत की जनता का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती। कहाँ करती है? संसद के भीतर करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। मेरी बात समझ में आई? तो 3 बिंदु यहाँ पर आप याद रखिए। पहली बात तो ये निम्न सदन है,
दूसरा 5 वर्ष के बाद इसका विघटन होता है या उससे पहले हो सकता है, और तीसरा संसद के भीतर यह क्या करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे राज्यसभा संसद के भीतर किसका रिप्रेजेंट करती है, राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही लोकसभा संसद के भीतर लोगों का, जनता का, भारत की जनता का रिप्रेजेंट करती है, उनका प्रतिनिधित्व करती है। ये 3 बिंदु यहां पर आपके याद करने के योग्य हैं। बात समझ में आई? अब देखिए क्या है, अब लोकसभा है तो लोकसभा के गठन की बात होगी। जैसे राज्यसभा की बात हुई, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, वैसे ही लोकसभा के गठन की बात करी जाती है। तो यहां पर अगला जो हमारा बिंदु है, उस बिंदु पे देखिए, लोकसभा का गठन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेटा एक बात जानेंगे कि किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 81, 81, अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 में इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 81, 81 क्या कहता है, ये लोकसभा के गठन के बारे में जानकारी देता है, उसकी संरचना के बारे में बताता है। तो बताता कैसे है, देखिए, अधिकतम और वर्तमान 2 चीजें चलती हैं सदन में कि अधिकतम कितने हो सकते हैं और वर्तमान में कितने हैं। तो आइए देखिए, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। ये प्रश्न बेटा एग्जाम में पूछा गया था और बहुतों का गलत हुआ था। सदस्य कितने हो सकते हैं, 552 सदस्य होते। कितने, 552 सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है। कितनी, 552। याद रखिएगा एकदम, 552 सदस्य होते हैं अधिकतम, जिसमें से बच्चा 530 प्लस 20 प्लस 2 का रेशियो चलता है। 530, 20 और 2 का टोटल कितना हुआ, 552 हुआ ना हमारा। तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, इस बात का हमें बताइए। अधिकतम कितनी संख्या है हमारे पास, 552। ठीक, अब देखिए, जो 530 हैं वो कहां से हैं, वो राज्यों से हैं। कहां से, राज्यों से, जो भारत के राज्य हैं उनसे इन्हें निर्वाचित किया जाता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। फिर जो 20 हैं ये क्या हैं, ये हैं संघ शासित यानी यूटी से, संघ शासित राज्यों से है। अब ये दो बच्चा हैं, ये हैं एंग्लो इंडियन। ये क्या है, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय। ये हैं आंग्ल भारतीय, और ये होते हैं मनोनीत। ये होते हैं मनोनीत। इतनी बात समझ में आई, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहां पर हुआ क्या है, सदस्यों की संख्या 552 होगी अधिकतम। ठीक, प्रश्न पर आपसे पूछा जाएगा कि सदस्य, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आप जवाब देंगे क्या, 552 होती है। बात समझ में आ रही है, 552 होती है। लेकिन अभी यहां पर एक संविधान संशोधन हुआ है, उस संविधान संशोधन के बाद क्या चीजें हुई हैं, पहले इस चीज को समझिए। 2 चीजें समझिए पहले यहां पे। एक हुआ है 84 संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया कि वर्ष 2026 तक, वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी, सीटों की संख्या बेटा कितनी होगी, बोलिए, 552 होगी। कितनी होगी, 552 होगी। कितनी बात समझ में आई, कितनी होगी, 552 होगी। अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ठीक,
लेकिन यहां पर एक चीज ये है, क्या है कि 104 संविधान संशोधन हुआ था। एक 104 संविधान संशोधन, उसमें क्या किया गया था, ये जो आंग्ल भारतीय हैं, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, कितने, दो जो एंग्लो इंडियन हैं, इनका जो मनोनयन था, जो इन्हें मनोनीत किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, उसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया। यानी अब जो है उसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, अब उसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, बात समझे। लेकिन संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 84 संविधान संशोधन कहता है 552 सीटें 2026 तक रहेंगी। बात बिल्कुल क्लियर समझिए, यहां पर वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं। तो 104 संविधान संशोधन के बाद क्या किया गया, ये जो दो आंग्ल भारतीय हुआ करते थे, इनका जो मनोनयन था वो क्या किया गया, उसे समाप्त कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। देखिए आर्टिकल 331 में कहा जाता है कि आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व, लेकिन संसद को अगर ये लगता है, आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 में ये है, अगर संसद को ये लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व है, तो संसद इसको कभी भी समाप्त कर सकती है, कभी भी प्रारंभ कर सकती है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या है, सीटें तो हमारी 552 ही हैं, लेकिन ये जो दो आंग्ल भारतीय जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, इनको समाप्त कर दिया गया है, यानी अभी इनका मनोनयन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। तो इस हिसाब से वर्तमान में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, उस पे हम देखते हैं। बिल्कुल क्लियर है, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, वर्तमान में लोकसभा की संख्या, कितनी लोकसभा की संख्या है, 243 है, 243। अगर यहां पर +2 हो जाता तो 245 होती, लेकिन वर्तमान में 243 इनकी संख्या है। बात समझ में आ रही है, बोलिए, बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। अब देखिए एक चीज है, 104 संविधान संशोधन जो हुआ, उसमें दो चीजें थी, क्या थी, एंग्लो इंडियन जो हैं, इनका प्रतिनिधित्व समाप्त किया, प्रतिनिधित्व नहीं, इनका मनोनयन समाप्त किया गया। इनका मनोनयन समाप्त किया, मतलब जो ये मनोनीत होते थे उसे समाप्त किया। लेकिन एससी और एसटी का जो आरक्षण था उसे बढ़ाया गया, मतलब आगे ये कंटिन्यू रहेगा। देखिए दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 331 है, एक है 330, एक है 331 जो एंग्लो इंडियन के बारे में है, और एक है 330 जो एससी और एसटी के बारे में बात करता है, कि लोकसभा में इनको रिजर्वेशन, इनको भी था कि दो लोगों को मनोनयन किया जाता था, लेकिन 104 संविधान संशोधन के बाद इसको तो बढ़ाया गया, मगर इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आप बिल्कुल चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछता कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 552 ही है, 550 टिक करके मत आना, 552 ही है, 550 नहीं है, 552 है। लेकिन क्या है, वर्तमान में 243 है, क्योंकि दो का मनोनयन नहीं, अगर दो का मनोनयन होता तो 245 हो जाता, 545 हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी प्रकार की समस्या।
और 84 संविधान संशोधन के बाद क्या किया गया, दो बात समझो, सबसे पहले 500 सीटें हुआ करती थी, फिर 525 हुई, फिर बढ़कर ये 552 पहुंची हैं, और 2026 तक 84 संविधान संशोधन जो हुआ 2001 में, उसमें 2026 तक इनकी संख्या को फिक्स रखा गया है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इतनी बात क्लियर हुई। तो हमने यहां पर लोकसभा की जो संरचना है, जो गठन है, उसके बारे में जाना। अब अगला है लोकसभा का निर्वाचन। देखिए निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा का निर्वाचन का एक तरीका है, क्या है तरीका, कि जनता जो होगी वो क्या करेगी, प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेगी। कैसे निर्वाचित करेगी, प्रत्यक्ष निर्वाचन देगी। मतलब ये बात है यहां पर बच्चा कि जनता जो है वो अपने जो उनके निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उन क्षेत्रों में जो भी प्रतिनिधि उस समय उम्मीदवार के रूप में होंगे, उनको वो डायरेक्ट वोट दे के चुनती है। जो भी संसदीय क्षेत्र होते हैं उनके वो प्रतिनिधियों को सीधे वोट डाल के चुनती है। वहां पर कोई भी नहीं होता, उसको सीधे उसे चुनना होता है। इस माध्यम को कहते हैं प्रत्यक्ष माध्यम, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनना। अब यहां पर दो चीजें हैं कि भाई निर्वाचन तो करोगे तो इसकी योग्यता क्या है, कौन निर्वाचित कर सकता है। तो यहां पर दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज है कि व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। और दूसरी है 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका, यानी ऐसा भारत का नागरिक जिसने 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर लिया है, वो व्यक्ति चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए योग्य होगा। और पहले क्या था, जो 61 संविधान संशोधन था, उसने क्या किया था, जो उम्र थी 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की थी, 21 वर्ष से समाप्त करके 18 वर्ष कर दी गई थी। यहां तक कोई बात दिक्कत है तो बताइए। दूसरी चीज आप समझिए, एक चीज कि अब वोट देने का अधिकार दो लोगों को है। एक लोग को है, कौन व्यक्ति देगा, या तो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है। लेकिन अगर वो भारत का नागरिक भी है और 18 वर्ष की उम्र भी पूरी कर चुका है, तो क्या वो वोट डालने का अधिकार उससे लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। संसद विधि बनाकर कोई व्यक्ति जो विकृत है, अपराधी है या फिर देशद्रोही है, ऐसी कोई परिस्थितियों में है, और संसद विधि का निर्माण करके उससे ये अधिकार वंचित कर सकती है। यानी अगर उसने भारत की नागरिकता भी खो दी है तो वो भी अधिकार से वंचित हो जाएगा। तो निर्वाचन का एक तरीका है कि वो व्यक्ति, क्या जो प्रतिनिधि है, यानी जो लोकसभा का प्रतिनिधि होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाएगा, और जनता के वे व्यक्ति उनको चुनते हैं जो भारत के नागरिक हैं और 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत? बोलिए, यहां पे किसी भी प्रकार की दिक्कत? अब देखिए, प्रतिनिधि जो उम्मीदवार के रूप में आएगा, उसकी एक योग्यता भी होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य की योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। क्योंकि भारत का नागरिक नहीं है तो फिर ना तो वो उम्मीदवार हो सकता है और ना ही वो वोट डाल सकता है। ठीक,
दूसरा क्या है, दूसरा आयु से संबंधित है, उम्र से। क्या दूसरा है 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हूं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसने 25 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुका हो, वो क्या होगा, वो उसमें सदस्यता लेने के लिए योग्य होगा। दूसरी बात, अगली बात क्या है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि का पालन करता हो। मतलब संसद अगर विधि बनाती है इस बारे में योग्यता से संबंधित, तो उसको भी वो फुलफिल करता हो। तो आपको यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है वो 25 वर्ष की आयु है। 25 वर्ष की आयु को उसके द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, यहाँ पर योग्यता की बात आती है। योग्यता के बाद अयोग्यता की बात भी आती है कि अयोग्य कौन होगा। तो आर्टिकल 103 में, आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, दो आर्टिकल संबंधित हैं संसद की अयोग्यता के बारे में। तो इनको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हमने लोकसभा के बारे में जाना, इतना जाना कि लोकसभा क्या है। लोकसभा के सदस्य योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को वो फॉलो करता हूं। इतनी बात समझ में आई? बोलिए, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? कार्यकाल तो लोकसभा का कार्यकाल देख लो बच्चा। देखो, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। लेकिन परंतु यहां पर कंडीशन है, दो कंडीशन समझिए। 5 वर्ष का है, लेकिन क्या है, पूर्व विघटित। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी लोकसभा का जो कार्यकाल है उसे 5 वर्ष से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे कि लोकसभा का विघटन कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर देता है। दूसरे शब्दों में कि जब तक लोकसभा को में उनको बहुमत प्राप्त है तब तक उसका कार्यकाल टिका रहता है, लेकिन 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन समझिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि बेटा अगर आपातकाल है, आपातकाल है, तब क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ जाता है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ जाता है। बात समझ में आई? अगर आपातकाल है तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही है? बोलिए बोलिए। लेकिन यहां पर है क्या, एक वर्ष में एक बार से अधिक नहीं हो सकता। बात समझिए, एक वर्ष में एक बार से अधिक नहीं। यानी अगर आपातकाल लगा है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ सकता है। अब यहां पर एक चीज समझिए, 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसको दोबारा 5 वर्ष का कर दिया गया। तो यहाँ पर दो बातें हमें सीखने को मिली। क्या मिली? कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पर 5 वर्ष से पूर्व भी इसका विघटन कर देता है। दूसरी, अगर राष्ट्रीय आपातकाल जैसी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में एक बार से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कहने का मतलब है कि आपातकाल जैसी समस्या में, आपातकाल जैसी कंडीशन में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, दोनों चीजें यहां पर विद्यमान हैं। बोलिए।
यहां तक किसी प्रकार की समस्या? अब देखिए आगे क्या है। अब लोकसभा है तो उसका सभापति या अध्यक्ष या उसका जो नियंत्रित करने वाला होता है वो भी होगा, जैसे सभापति है, जैसे उपसभापति, वैसे लोकसभा के पास भी तो कुछ होगा। तो लोकसभा के जो अधिकारी हैं वो दो अधिकारी हैं, कौन कौन से? एक है लोकसभा अध्यक्ष और एक है उपाध्यक्ष। ठीक है, दो है लोकसभा, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। ये दो व्यक्ति होते हैं और इन दोनों को चुना कैसे जाता है? नई लोकसभा अपनी पहली बैठक में, नई लोकसभा अपनी पहली बैठक में अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती। क्या करती है? लोकसभा सदस्य अपने में से इनका निर्वाचन करते हैं, निर्वाचन करते। बात समझ में आई बच्चा? तो दूसरी चीज समझिए, यहां पर इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक आसीन रहेगा जब तक वह लोकसभा का सदस्य है। क्यों? क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य बनने के बाद ही अध्यक्ष बनता है। क्योंकि देखिए लोकसभा सदस्य अपने में से इनका निर्वाचन करते हैं, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अपने में से किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कार्यकाल की इनकी बात हो गई, अब इनको हटाना है तो त्याग पत्र देते हैं। ये अपना त्याग पत्र देंगे। किसको देते हैं? अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। और ये इनको देते हैं, यानी ये रिवर्स चलता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए, बात क्लियर है? अब देखिए इन दोनों को अगर पद से हटाना है, पद से हटाना, तो पद से बच्चा हटाने की एक प्रक्रिया है कि लोकसभा क्या करे? बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। यानी अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित कर देती है तो उन्हें अपने पद से हटना होता है। लेकिन एक बात और है, 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देना आवश्यक है। यानी अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इसकी सूचना देनी होगी। इतनी बात क्लियर हुई? अब इस क्लास का आपका अंतिम टॉपिक अध्यक्ष के बारे में पढ़े, शक्तियों के बारे में पढ़े। अध्यक्ष की शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। क्या शक्तियां हैं लोकसभा अध्यक्ष की? सबसे पहली जो शक्ति है इसका कार्य क्या है? सबसे पहली शक्ति और इसकी कार्य है बैठक की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता और कार्रवाइयों का संचालन।
यानी जो लोकसभा है उसकी बैठकों की ये क्या करता है, ये अध्यक्षता करता है और उनकी कार्रवाइयों को क्या करता है, संचालित करता है। ये इसकी पहली पावर है। दूसरी बात समझिए कि जब भी संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता ये करता है। क्या करता है, संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, इसके बाद विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अभी हम इसको। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। फिर क्या करता है, धन विधेयक को प्रमाणित करता है। धन विधेयक को प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है। धन विधेयक होगा कि नहीं तो उसको प्रमाणित करता है। ये धन विधेयक को प्रमाणित करता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं। इनके प्रमाणित करने के बाद ही उसे धन विधेयक माना जाता है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? फिर अगला क्या है, दल बदल कानून के आधार पर सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करता है। दल बदल के आधार पर सदस्यों की योग्यता पर निर्णय। कौन सदस्य? लोकसभा के, क्योंकि राज्यसभा में कौन लेता है, सभापति महोदय लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं। आगे क्या है, निर्णायक मत देता है। क्या? निर्णायक मत देता है। जब भी कोई किसी विधेयक पर वोटिंग होती है और वहां पर वोटिंग बराबर हो जाती है तो अध्यक्ष निर्णायक मत देकर उसे समाप्त करता है। अगर वो पक्ष में डालता है तो पक्ष में रख सकता है, वो चाहे तो विपक्ष में रख सकता है, जो भी उसकी मर्जी। ये निर्णायक मत, ये इसका अधिकार है। फिर संसद के जो विशेषाधिकार हैं उनका संरक्षण करता है। क्या? संसद के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं। तो ये हमने आज लोकसभा के बारे में पढ़ा यहाँ पर। अब देखिए, लोकसभा की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लोकसभा की शक्ति और राज्यसभा की शक्ति दोनों को साथ में पढ़ेंगे। और ये शक्ति क्या है, विधेयक पर इनकी पावर, कि कौन कितने समय तक विधेयक को रोक सकता है, किस विधेयक पर किसकी कैसी शक्ति है। वैसे तो नॉर्मल साधारण दोनों सदनों की विधेयक पर जो शक्तियां हैं वो समान हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक लोकसभा समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया। मिलते हैं, धन्यवाद।